हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का सेट 39 करने जा रहे हैं। इससे पहले 38 सेट में करवा चुकी हूँ, आप उनको जरूर देखिए। हिमाचल टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज आपका टॉपिक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर देख कर जाइए। ठीक है, आप एचपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इन फ्यूचर में और वीडियोस भी अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख जो है, जो जूनागढ़ में शिलालेख है, वो हमारा जो शक राजा है, ठीक है, शकों के जो प्रसिद्ध राजा हैं रुद्रदामन, उनसे संबंधित है। ठीक है, हमें पता है कि जो बिंबिसार है वो मगध साम्राज्य से संबंधित रखते हैं। ठीक है, मगध के हर्यक वंश से संबंधित रखते हैं बिंबिसार। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित रखते हैं। और जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है ये सातवाहन वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो शक जो राजा थे, शकों के प्रसिद्ध राजा जो थे भारत में, वो थे रुद्रदामन। रुद्रदामन ने ये जो सातवाहन वंश के राजा हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, इनको 2 बार हराया था। उसी का उल्लेख इस जूनागढ़ शिलालेख में दिया गया है। ठीक है, इस जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है कि शक राजा रुद्रदामन ने गौतमी पुत्र शतकर्णी, सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र शतकर्णी को 2 बार हराया था। ठीक है, तो इसका उल्लेख इन्होंने जूनागढ़ शिलालेख में किया है। इसके अलावा रुद्रदामन के शासन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र पूछा जाता है कि जब रुद्रदामन शासन कर रहा था उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उज्जैनी। उज्जैनी, ये भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं रुद्रदामन किस वंश का था, शक वंश का था, गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का था, सातवाहन वंश का था। ठीक है, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से संबंधित रखते हैं। इनके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि इनको पितृहंता वंश, इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार को हत्या करके राज्य हासिल किया, और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अजातशत्रु की हत्या करके राज्य हासिल किया। इसलिए हम हर्यक वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, गुप्त वंश से संबंधित है ये। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। ठीक है, चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे रूपक नाम से। ठीक है, तो और मेहरौली का स्तंभ इनसे संबंधित है। मेहरौली का स्तंभ, कुतुब मीनार के प्रांगण में मेहरौली का लौह स्तंभ जो है, ठीक है, वो इनसे संबंधित है, क्योंकि उसके ऊपर जो चंद्र नाम लिखा गया है उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में की गई है। इनकी उपाधि है विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। कालिदास जो थे वो भी इनके दरबारी विद्वान थे, 12 मिहिर थे, शपणक थे, है ना, 9 रत्न थे इनके दरबार में, 9 रत्न। तो कभी इनके बारे में भी हम नेक्स्ट मतलब डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने क्या याद रखना है, जूनागढ़ शिलालेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध जो है वो नहीं हारा है, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए कि इनको किसने बोला है, तो B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ, B.A. स्मिथ की एक रचना है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन बोला है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोला जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध जो है वो नहीं हारा है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो सिक्के हैं, इनकी जो मुद्राएं हैं, ठीक है, इनके जो सिक्के हैं उनके ऊपर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
तो ये भी आपने याद रखना है कि संगीत के प्रति प्रेम को दिखाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके सिक्के उसके संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्के जो हैं उन पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो जो कि उसके संगीत प्रेम को दिखाता है। उसके अलावा इसको कविराज भी बोला जाता है और इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। और ये भी कहते हैं कि ये खुद को लिच्छवी दुहितर कहलाना पसंद करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी माता लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखती थी, इसलिए इन्हें ये खुद को लिच्छवी दोहित्र जो है वो कहलाना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? मतलब बौद्ध विहार की शेप का है, एक पिरामिड की शेप आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था पंचमहल। पंचमहल को हवा महल भी बोलते हैं, पंचमहल को हवा महल भी बोलते हैं। इसकी शेप पिरामिड जैसी है ना, तो जैसे कि बौद्ध विहार होते हैं ना, पिरामिड जैसी इसकी शेप है। तो जैसे बौद्ध विहार का नक्शा होता है, जैसे बौद्ध विहार होते हैं ना, उसी शेप में बने हुए हैं, उसी शेप में बना हुआ है ये पंचमहल। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में 2 महल बनाए हैं इन्होंने, एक जोधाबाई का महल बनाया है, जोधाबाई महल, ठीक है, और एक पंचमहल जिसको हवा महल भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ बनाए हैं? फतेहपुर सीकरी में बनाए, ठीक है। तो इनमें से जो पंचमहल है उसकी शेप जो है वो बौद्ध विहार जैसी है, पिरामिड जैसी जो है वो इसकी शेप है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं हम मंगल ग्रह को। और क्यों बोलते हैं अगर पूछ लिया जाए तो इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह जो है इसकी सतह लाल रंग की दिखाई देती है, इसीलिए हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है। जब देखिए ज्वालामुखी चैम्बर्स हैं मान लीजिए पृथ्वी के नीचे, ठीक है, और ये क्रेटर है जहां से ज्वालामुखी को फट के लावा जो है वो बाहर आना है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा जो है, मैग्मा जो है, ये बाहर निकलने की बजाय क्या होता है, ये अंदर ही जम जाता है, अंदर ही जम जाता है, ठीक है, अंदर ही जम जाता है, जिससे बहुत सारी शेप्स बनती हैं। कोई लहरदार शेप बनती है, कोई ऐसे तस्तरी के आकार की शेप बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी शेप्स बनती हैं। उन्हीं शेप्स में लेकोलिथ और फैक्टोलिथ भी होती है, ठीक है। इसमें सिल होता है, डाइक होते हैं, ठीक है, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ऐसी आकृतियां जो है वो बन जाती हैं। तो किसकी वजह से बनती हैं? पूछा क्या भूकंप की वजह से? नहीं, भूकंप, नदी अपर्दन का भी, हिमस्खलन का भी नहीं, ज्वालामुखी। तो लेकोलिथ और बैथोलिथ कब बनते हैं? जब लावा जो है वो बाहर निकलने की बजाय, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही जम गया और ठंडा हो गया। तो इस प्रकार की आकृतियां लेकोलिथ, बैकोलिथ, सिल, डाइक, ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां जो हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? किससे संबंध है इसका? ज्वालामुखी से संबंध है इसका, याद रखना है। नेक्स्ट है, काटो और जलाओ कृषि /1 एग्रीकल्चर। इसको और क्या बोलते हैं हम? मिश्रित खेती बोलते हैं, वनोन्मूलन की प्रक्रिया, स्थानांतरण कृषि, आलू की खेती। तो इसको स्थानांतरण कृषि या फिर आप स्थानीय तौर पर इसको बोल सकते हो झूम खेती, झूम कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखिए इसमें वन जो होते हैं ना उनको जला दिया जाता है, फिर भूमि को साफ किया जाता है, ठीक है। वनों को जलाया जाता है, पहले वनों को जलाया जाता है, फिर भूमि को साफ किया जाता है, ठीक है। फिर उस भूमि के ऊपर 2-3 साल तक जो है वो खेती की जाती है, और फिर जब उसकी उर्वरकता जो है वो नष्ट हो जाती है फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती जो है ना वो भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है ये, उत्तर पूर्व भाग में जो है ये की जाती है, और बहुत सारी जनजातियां बोला ऐसी कृषि करती है, ठीक है। बहुत सारी आपको पता है हमारे पूर्वी भारत में तो अगर देखें तो कितनी जनजातियां पाई जाती है ना। तो ये जनजातियां जो है इनमें जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जनजातियां हैं, नागालैंड में भी कुछ जनजातियां हैं, ये ऐसी फसल जो है, ऐसी कृषि जो है वो करती है,
ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी हिस्से में बोला बहुत सारी जनजातियां हैं जो इस प्रकार की कृषि करती हैं। पहले वनों को जलाते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर वहां पे खेती करते हैं 2-3 साल, फिर जब वो बंजर हो जाती है फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट शेड्यूल मतलब ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। गांधी सागर बांध क्या चंबल नदी पर है? जयकबाड़ी बांध क्या गोदावरी नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध क्या गंगा नदी पर है? और टिहरी बांध क्या भागीरथी पर है? ठीक है, तो इनमें से आपको गलत बताना है ना। तो गलत कौन सा है? दिख रहा है हमें, नागार्जुन सागर जो है वो गलत है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो गंगा नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है। तो ये जो है ये गलत है। सुमेलित पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होना था कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है जयकबाड़ी, ये तो गोदावरी नदी के ऊपर ही है, महाराष्ट्र में। और टिहरी भागीरथी ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में? रासायनिक आयुध क्या होता है? केमिकल वेपन, ठीक है, केमिकल वेपन। तो बोला कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 के बीच में। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बोला केमिकल वेपन के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, रसायन आयुध के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस जो है ना एक जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया गया था 1914 से 1919 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपको मुझे बताना है कि जो अभी युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि रशिया की कैपिटल और करेंसी के बारे में और यूक्रेन की कैपिटल और करेंसी के बारे में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों की कैपिटल और करेंसी जो है वो बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? क्या केवल मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है? क्या केवल परामर्श क्षेत्राधिकार प्राप्त है? अपीलीय या परामर्श क्षेत्राधिकारी प्राप्त है? या फिर मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार सभी प्राप्त है? तो सभी प्राप्त है। हमारे उच्चतम न्यायालय को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसका एक मूल क्षेत्राधिकार भी है, इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, और परामर्शदात्री संस्था मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देने का भी ये काम करता है ना। तो तीनों प्रकार के अधिकार इसको मिले हुए हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, अगर मूल अधिकारों की बात हो रही है ना, मूल क्षेत्राधिकार की बात हो रही है ना, तो मूल क्षेत्राधिकार में क्या आ जाएगा कि दो राज्यों के बीच के विवाद या दो राज्यों के बीच के विवाद या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद, है ना, मतलब राज्यों के बीच के विवाद, आप ऐसे याद रख सकते हो, राज्यों के बीच के विवाद या दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो उच्चतम न्यायालय देखेगा। या फिर केंद्र और राज्य, किसी केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, तो ये विवाद कौन देखता है? ये विवाद हमारे उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। परामर्श क्षेत्राधिकार में क्या आता है? देखिए, परामर्श क्षेत्राधिकार में ये राष्ट्रपति को जो है वो विशेष परिस्थितियों में सलाह दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, हमारे एससी से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो सलाह को माने नहीं माने वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। वो लेकिन सलाह लेना राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह ले सकता है, तो वो इसका परामर्श क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आ जाएगा जैसे कि मान लीजिए ना कि कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा था, है ना, और मतलब उसकी वो हो गई, उसका निर्णय आ गया, है ना, वो निर्णय आपको नहीं मंजूर है, तो आप उसके खिलाफ फिर कहाँ जा सकते हो? आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, है ना। तो अंतिम अपील आप कहाँ पर करोगे? अंतिम अपील हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इसलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है बोला ये जो है ये
सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो अंत में आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट का भी अगर कोई निर्णय आया है और आप उसके खिलाफ जाना चाहते हो तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और हमारे कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 में जो है वो इनका पद दिया गया है। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।